आज अपन बात करते हैं गति के नियमों की। तो आज की अपनी हेडिंग रहेगी क्या, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स, गति के नियम देने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन। पूरा नाम क्या था उनका, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने ही गति के 3 नियम बताए थे। तो देखो फ्रेंड्स, न्यूटन के बारे में क्या कहा जाता है कि जो दिमाग से था कमजोर, करता था गौर, लगा था थोड़ा बहुत जोर, बना था कुछ और, बन गया साइंस का सिरमौर। तो न्यूटन के बारे में ये लाइन कही जाती है कि जो दिमाग से था कमजोर, करता था गौर, लगा था थोड़ा बहुत जोर, बना था कुछ और बन गया साइंस का सिरमौर। तो जो 80% या 85% जो मैकेनिक्स है वो न्यूटन के द्वारा ही दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, गति के नियमों के अंदर बात करते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम। पहले नियम को भी बोला जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। तो देखो, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। तो न्यूटन की गति का पहला नियम, या इसी को बोला जाता है जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम क्या बोलता है फ्रेंड्स कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि वो एक समान वेग से गति कर रही है तो वो एक समान वेग से गति ही करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, परिभाषा लिखते हैं इसकी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसी को कहा जाता है जड़त्व का नियम। इसे ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। देखो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं कि जो जड़त्व होता है वो क्या होता है, कि न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम क्यों बोला। तो देखो फ्रेंड्स, जड़त्व क्या होता है, बात करते हैं जड़त्व की। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इनर्शिया। तो देखो फ्रेंड्स, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, जड़त्व एक वस्तु का जो गुण होता है उसी को बोला जाता है जड़त्व। तो देखो फ्रेंड्स, जड़त्व क्या होता है कि किसी भी वस्तु की विराम या गतिशील अवस्था में बनी रहने की प्रवृत्ति को ही बोला जाता है जड़त्व। किसी भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसकी विराम अवस्था में बनी रहने की प्रवृत्ति, या अगर वो गतिशील है तो गतिशील बने रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को बोला जाता है जड़त्व। तो विराम प्लस गतिशील, तो इसी प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है, इसी प्रवृत्ति को बोला जाता है इनर्शिया या फिर जड़त्व। जड़त्व फिर से बता रहा हूं कि जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, जड़त्व एक वस्तु का गुण होता है फ्रेंड्स। और वो गुण क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु विराम में अवस्था में है या फिर अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है फ्रेंड्स, तो उसके उसी गुण के अंदर बने रहने की जो प्रवृत्ति होती है फ्रेंड्स, उसी को बोला जाता है क्या, जड़त्व। इसीलिए न्यूटन की गति के पहले नियम में भी बात ये बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और अगर वो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। इसीलिए बोला जाता है न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, इसीलिए बोला जाता है उसको जड़त्व का नियम भी अपन बोल सकते हैं। इसके बाद देखो फ्रेंड्स, जड़त्व जो होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व 3 प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है विराम का जड़त्व है, गतिशीलता का जड़त्व है, और एक बोल दो आप दिशा का जड़त्व है। तो यदि
तो देखो फ्रेंड्स पहला आता है इसके अंदर विराम का जड़त्व। तो देखो फ्रेंड्स विराम का जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने की प्रवृत्ति को भी बोला जाता है विराम का जड़त्व है। इसके बाद में आता है कि गतिशीलता का जड़त्व, तो कोई वस्तु अगर गति करिए तो उसके गतिशील बने रहने की जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है, तो उसका जो गतिशील रहना है उसी को बोला जाता है। तो उसके अंदर जो जड़त्व आता है वो आता है इसके अंदर गतिशीलता का जड़त्व। तो देखो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। विराम का जड़त्व क्या होता है कि जैसे मान लो आप सपोज करो कि आप बस के अंदर बैठे हो, ठीक है, बस के अंदर बैठे हो या फिर कार के अंदर बैठे हो, ठीक है, फॉर्च्यूनर के अंदर बैठे हो आराम से। तो उसके अंदर क्या है कि आप बैठे हो आराम से, तो जैसे ही अगर वो कार चलना स्टार्ट करती है, जैसे मान लो ये हो, ये जैसे मान लो यात्री बैठे हैं इसके अंदर बस के अंदर, और बस यहाँ ये बस का ड्राइवर है और बस यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, टायर तो लगाते नहीं, कहीं होगी यही सस्पेंस रह जाएगा कि सर इसके अंदर आपने टायर तो नहीं लगाई, ठीक है, कहीं सोचने वाले सोचेंगे। देखो इसके अंदर यात्री बैठे हैं, तो जैसे ही बस चलना प्रारंभ करती है, तो आपने भी देखा होगा कि जैसे मान लो आप शादी ब्याह के अंदर जाते हो या फिर बारात के अंदर गए होंगे, तो बारात के अंदर आप जैसे आराम से बैठ जाते हो बस के अंदर, तो जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप पीछे की ओर झुकते हो, ठीक है, तो पीछे की ओर आपके क्या लगता है, झटका सा लगता है, तो उसी को बोला जाता है क्या, विराम का जड़त्व है। और इसके अंदर दूसरा आता है गतिशीलता का जड़त्व है। तो देखो फ्रेंड्स गतिशीलता का जड़त्व आप किसको बोल सकते हो या क्या होता है, क्या होता है इसका एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या होता है, जैसे मान लो बस चल रही थी, आप रात की बस के अंदर चले गए, ठीक है, तो बस चल रही है अचानक ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकर आएगा तो उसके ब्रेक लगेगा, बस को ब्रेक लगाएंगे, तो ब्रेक लगाते ही जो इसके अंदर जो बैठे यात्री होंगे, ठीक है, जो बराती होंगे, वो क्या होंगे, आगे की ओर झुकेंगे, ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगेगा, फास्ट चल रही है, मान लो यूं फास्ट चल रही है, तो चलते चलते जैसे उसके ब्रेक लगेंगे, ठीक है, तो उसके जो यात्री होंगे उनका क्या हो जाएगा, वो आगे की ओर आएंगे, तो इसी को बोला जाता है क्या, गतिशीलता का जड़त्व है। एक आता है दिशा का जड़त्व है। तो देखो फ्रेंड्स दिशा का जड़त्व क्या होता है कि बस चल रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सीधे रास्ते पे ही चलती रहेगी, तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ मोड़ भी आएंगे, तो जैसे ही मोड़ आएंगे तो अपन बाहर की ओर झुक जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो जैसे अगर जो बस होती है, जो कार होती है, वो मोड़ की तरफ घूमती है, ठीक है, मोड़ पर जब घूमती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो यात्री होते हैं वो क्या होता है कि बाहर की ओर आते हुए प्रतीत होते हैं, यहाँ बाहर की ओर आ जाते हैं। जैसे बाहर की ओर ऐसे नहीं कि पूरा कांच फोड़ कर बाहर आ गया, ऐसा नहीं है, बाहर की ओर का मतलब थोड़ा आगे की ओर झटका सा लगता है, तो उसी को बोला जाता है दिशा का जड़त्व है। तो अपन ने बात की यहाँ पे जड़त्व की। अब देखो फ्रेंड्स इसके पहले नियम के अपन कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसके अंदर आता है कि जो बल की परिभाषा होती है, बल की परिभाषा जो होती है, बल की परिभाषा अपन को न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलती है। अब इसके आगे की ओर चर्चा करेंगे अपन। तो जो बल की परिभाषा होती है फ्रेंड्स, वो न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलती है। अब देखो कि कई बोलेंगे कि बल क्या होता है, तो बल क्या होता है कि किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या फिर विरामावस्था में परिवर्तन करने के लिए बल क्या होता है, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विरामावस्था या फिर गतिशील अवस्था में परिवर्तन कर दे। कैसे कि जैसे मान लो परिवर्तन कर दे, यदि कोई वस्तु विराम में है तो उसमें परिवर्तन कर दे, और अगर गतिशील है तो उसके वेग में और परिवर्तन कर दे। तो जिस मान लो यहाँ पे कोई मास, जिस मान लो 50 किलो का आदमी खड़ा है या फिर 50 किलोग्राम का ये ब्लॉक है, गुटका है, ठीक है, तो बल क्या करेगा कि इसको विराम अवस्था, ये जिस मान लो विराम के अंदर पड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसकी विराम की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो बाह्य कारक होता है, बाह्य मतलब आप बाहर से तो लगा रहे फोर्स, इसके अंदर खुद के अंदर तो जनरेट हो नहीं रहा, तो बाह्य कारक होता है, तो आप क्या करोगे, इसके बाहर से फोर्स लगा रहे हो, तो ये बल, ये जो गुटका है ये आगे की ओर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, आगे की ओर विस्थापित होगा, तो इसी को बोला जाता है बल। तो बल क्या होता है फ्रेंड्स, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की विराम की अवस्था या फिर गतिशीलता की अवस्था के अंदर परिवर्तन कर दे, उसी को बोला जाता है क्या फ्रेंड्स, बल बोला जाता है। अब बल का जो मात्रक होता है, ठीक है, वो होता है न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स, उसी को बोला जाता है न्यूटन। तो बल का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन। इसके बाद में इसकी विमीय सूत्र की अपन बात कर चुके हैं पहले। इसके बाद देखो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। प्रथम नियम का जो एग्जाम्पल होता है उसकी बात करते हैं। तो न्यूटन की गति के पहले नियम के अंदर क्या आता है कि जो बस जब रुकती है तो उसका जिस मान लो आगे की ओर झुकना, जैसे एक साथ चलती है तो पीछे की ओर जाना, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्या बोल सकते हो आप, जैसे मान लो आपने घर के अंदर जो कंबल होती है, ठीक है, वो गंदी हो गई, तो गंदी होती है तो आप क्या करते हो, उसको इस तरीके से झटकाते हो, ठीक है, अपनी मारवाड़ी भाषा के अंदर। तो जैसे झटकाते हो, जब उसको पीटते हो, तो पीटने पर क्या होते हैं, जो धूल के कण होते हैं वो उसके अंदर बाहर निकलते हैं, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो कंबल को पीटने पर, एग्जाम्पल पहला क्या हो जाएगा इसके अंदर, कंबल को पीटने पर धूल के कणों का बाहर निकलना, ठीक है। तो कंबल को पीटते तो धूल ही निकलेगी, कोई काजू किशमिश बादाम तो निकल नहीं सी रही, ठीक है। तो कंबल को जब भी पीटेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि धूल के कण क्या होते हैं फ्रेंड्स, उसके बाहर निकलते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल हो जाएगा। एक एग्जांपल और कर सकते हो इसके अंदर, क्या
कि जैसे मान लो आप ये एग्जांपल तो करनी है इसके अंदर, ठीक है, तो आप जो ये जो मैंने अभी बताई वो बस वाले एग्जांपल भी आप इसके अंदर याद रख सकते हो। एक नियम, एक एग्जांपल और इसके अंदर की, जैसे मान लो आप खुद का नई एक्सपेरिमेंट तो कि जैसे मान लो आप एक कांच का गिलास लेना और कांच के गिलास पे एक कार्ड रखना, कार्ड जैसे मान लो कार्ड का एक टुकड़ा रख लेना, जैसे मान लो कोई शादी वगैरह के कार्ड आते हैं तो कई बोलेंगे कि सर शादी ब्याह के कार्ड तो लॉकडाउन लगा हुआ तो वो भी नहीं आ रहे हैं, तो वो तो समस्या ही होगी हमारी, तो ठीक है, तो आप जो पहले के कार्ड पड़े होंगे तो आप एक कार्ड का टुकड़ा ले लेना, इसे 4 फुट का एक गिलास पे रखना और उस जो कार्ड का टुकड़ा है उसके ऊपर आप एक सिक्का रखना, एक कॉइन रखना, उसकी स्थिति के अंदर आना चाहिए, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पोस्ट कार्ड रखना और इस तरीके से यहाँ पे सिक्का रखना। तो उसके अंदर आप क्या करोगे कि जैसे ही आप उसके, जैसे मान लो ये गिलास हो जाएगा, जैसे मान लो फ्रेंड्स ये गिलास हो गया, किस तरीके के एक्सपेरिमेंट है, ये गिलास हो गया, आपने इस पे कार्ड का टुकड़ा रखा और इसके बीचों बीच में आप एक कॉइन रखना, एक सिक्का रखना, 5 रुपए का, जितना भी 10 रुपए का आपके पास अवेलेबल हो तो वो रख देना। जैसे आप इसकी इधर इस तरीके से थ्रो करोगे, इस तरीके से आप जब आप इसके फोर्स लगाओगे तो इसके अंदर क्या होगा कि ये गत्ता होगा, ये तो आगे की ओर खिसक जाएगा और ये जो कॉइन होगा फ्रेंड्स ये इसके अंदर गिर जाएगा। तो ये एग्जांपल किसके अंदर जाएगा, न्यूटन की गति के पहले नियम के अंदर अपन इस एग्जांपल की बात करते हैं। तो न्यूटन की गति का पहला नियम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके सेकंड नियम की, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसके बाद में अपन बात करेंगे सेकंड नियम की, इसके बाद में बात करते हैं अपन फ्रेंड्स गति के द्वितीय नियम की बात करते हैं, ठीक है। तो गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या बोलता है अपन से कि किसी वस्तु के समवेग में परिवर्तन की दर, बात करेंगे अपन समवेग क्या होता है, किसी वस्तु के समवेग में परिवर्तन की दर, उसके मोमेंटम में चेंज, ठीक है, तो किसी वस्तु के समवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है, तो या जो आरोपित बल होता है वो समवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है फ्रेंड्स, समानुपाती होता है, ठीक है। तो किसी वस्तु के समवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के समवेग में परिवर्तन की दर, आरोपित बल के समानुपाती होती है, आरोपित बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के समवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। बल की दिशा व समवेग में परिवर्तन की दिशा समान होती है। तो क्या बोल गया ये नियम अपन से, किसी वस्तु के समवेग की बात करेंगे अपन, क्या होता है, ठीक है, तो किसी वस्तु के समवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो आरोपित बल के क्या होती है फ्रेंड्स, समानुपाती होती है। तो क्या बोल सकते हो आप, F समानुपाती क्या बोल सकते हो, गति के द्वितीय नियम से आप ये बोल सकते हो। अब इसके अंदर क्या करते हैं अपन कि जो टाइम होता है वो अल्प समय के लिए ले, तो इसके अंदर आप क्या बोल सकते हो कि F समानुपाती क्या हो जाएगा, dp बाई क्या हो जाएगा, फिर dt हो जाएगा। अब इसके अंदर समानुपाती को उठाते हैं तो क्या करते हैं, F बराबर k dp बाई dt करते हैं इसको, और k बराबर, अगर k क्या होता है यहाँ पे एक नियतांक होता है, तो k की वैल्यू में मान लो मैंने नियतांक की वैल्यू यहाँ पे 1 मान लिया, 1 रख दी इसको, ठीक है, k बराबर मैंने 1 रख दिया, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, F बराबर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट F बराबर आ जाएगा dp बाई कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, dt आ जाएगा। अब देखो एक रिलेशन याद रखना आपको, समवेग P बराबर mv होता है, बात करेंगे अपन समवेग की बात अलग से करेंगे, तो आपको अभी तो इतना याद रखना है कि P बराबर mv होता है। m तो होता है किसी वस्तु का मास है और v होता है उसकी वेलोसिटी है, उसका वेग, ठीक है, तो जो समवेग होता है वो मास और जो वेग होता है उसका गुणनफल होता है समवेग। आगे और करेंगे इसकी चर्चा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि f बराबर इस P की जगह अपन उठा के mv रख सकते हैं, तो क्या रखो यहाँ पे आप, अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा कि जो द्रव्यमान होगा वो तो एक कांस्टेंट राशि, एक नियत राशि है, तो आप द्रव्यमान को दो बाहर ले लो
और इसके अंदर क्या आ जाएगा, डीवी बाई कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, डीवी बाई कितना आ जाएगा dt। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो वेग बटे टाइम होता है, ठीक है, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर की तो क्या होती है, उसका त्वरण होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि a बराबर a क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। तो त्वरण बराबर आप क्या कर सकते हो, dv बाई क्या कर सकते हो फ्रेंड, dt कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये वाला रिलेशन याद रखना। मैं इससे मोशन के जो वीडियो थे उसके अंदर मैं ये बात बता चुका हूँ कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसकी बात अपन कर चुके हैं। तो इसके अंदर आप क्या जानते हो कि ए बराबर क्या रख सकते हो, एम ए रख सकते हो। तो ये जो डीवी बाई dt था इसकी जगह उठा के आपने क्या रख दिया, ए रख दिया। तो ए बराबर क्या आ गया, एम ए आ गया, ठीक है। तो ए बराबर एम ए आ गया। तो किसी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान और उसके जो त्वरण होता है उसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो किसी वस्तु पर आरोपित, जिसमें मान लो ये वस्तु थी, तो ये आरोपित बल और ये मान लो त्वरण से इधर गतिशील है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि किसी वस्तु पर जो आरोपित बल है, ये जो बल होता है ये इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है फ्रेंड्स, बराबर होता है। इसका सदिश निरूपण किस तरीके से कर सकते हो कि एफ एक प्रकार का सदिश हो गया और इसके अंदर एफ क्या होता है, अदिश राशि होती है, ए क्या होगा इसके अंदर सदिश, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बल की जो परिभाषा होती है, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि बल के बारे में आपको एक बात और बताऊंगा अच्छी वाली, कि बल की जो परिभाषा होती है वो तो फ्रेंड्स न्यूटन की गति का पहला नियम देता है, ठीक है। तो अपन ने वहां पे न्यूटन की गति के पहले नियम के अंदर अपन ने बल की बात की थी कि बल की डेफिनेशन क्या होती है। और जो बल का जो व्यंजक होता है, जो बल का समीकरण होता है F बराबर m ए, वो देता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना कि न्यूटन की गति का पहला नियम तो देता है बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, और जो न्यूटन की गति का जो सेकंड नियम होता है वो देता है इक्वेशन ऑफ फोर्स। बल का जो समीकरण होता है, बल की जो इक्वेशन होती है वो न्यूटन की गति का दूसरा नियम देता है फ्रेंड्स। इसके बाद में इसको मैं रफ कर देता हूँ और रफ करने के बाद अपन बात करते हैं इसके आगे की चर्चा करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं कि संवेग और जो आवेग होता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अंदर, ठीक है। तो पहले बात करेंगे अपन संवेग क्या होता है, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं मोमेंटम। तो देखो संवेग क्या होता है, ठीक है। तो संवेग क्या होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान वह उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और जो उसका जो वेग होगा उसके जो गुणनफल होगा, ठीक है। तो उन दोनों को आप द्रव्यमान को और वेग को जब आपस में गुणा कर देते हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, उसका उस वस्तु का संवेग आ जाएगा। तो मोमेंटम कितना होगा, P बराबर क्या जानते हो, सीधा mv। ये रिलेशन अपन थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि P बराबर क्या होता है, mv। m तो क्या होता है, द्रव्यमान, m तो जाएगा फ्रेंड्स इसका द्रव्यमान। इसके बाद में जो वेग होगा, जो v होगा वो उसका हो जाएगा वेग, ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगी उसकी। अब देखो जो संवेग होता है वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है, फिर अदिश राशि होती है। तो संवेग क्या होती है, एक प्रकार की सदिश राशि होती है। परिमाण भी चाहिए, सदिश क्या होते हैं, परिमाण भी चाहिए और क्या चाहिए, दिशा भी चाहिए। परिमाण और दिशा के साथ साथ योग नियम की पालना भी करनी चाहिए, सदिशों के योग नियम की पालना भी करनी चाहिए। ये तीन कंडीशन होनी चाहिए एक सदिश की। एक प्रकार की सदिश, इसकी बात करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो उसकी जो यूनिट हो जाएगी फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसकी यूनिट याद रखनी है। ये तो हो गया इसका संवेग। संवेग के बाद में इधर बात कर लेते हैं अपन आवेग की, ठीक है। तो संवेग को रफ कर देते हैं और इसके बाद में अपन इसके आवेग की बात